Welcome back to our channel Nivy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमने स्टार्ट कर दिया था जिसकी ऑलरेडी 2 क्लास हो चुकी है। फर्स्ट क्लास में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात की थी एंड सेकंड क्लास में क्लस्टर कंपाउंड। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मेटल कार्बोनिल। ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जिसमें हम मेटल कार्बोनिल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम यहाँ पे बात करें कार्बोनिल, कार्बोनिल क्या है उसको देखेंगे। सबसे पहले कार्बोनिल को हम रिप्रेजेंट करेंगे CO। CO यानी कि एक लीजेंड है जिसको हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में भी बताया था। ये एक न्यूट्रल लीजेंड है, तो कार्बोनिल यहाँ पे न्यूट्रल लीजेंड होगा और ये डायरेक्टली अटैच होगा मेटल से। इस टाइप से कार्बोनिल एक लीजेंड है और ये डायरेक्टली अटैच होगा मेटल से, और यहाँ पे जो मेटल है वो होगी ट्रांजिशन मेटल। तो कार्बोनिल लीजेंड डायरेक्टली अटैच होगी ट्रांजिशन मेटल से। ठीक है, यहां तक। अगर हम बात करें इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा मेटल कार्बोनिल का, तो जनरल फॉर्मूला होगा यहाँ पे MCON। M यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल है, CO कार्बोनिल न्यूट्रल लीजेंड होगा, N यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बोनिल लीजेंड, यहाँ की कार्बोनिल लीजेंड के नंबर यहाँ पे कितने प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट करा हमारा N। तो ये है जनरल फॉर्मूला ऑफ मेटल कार्बोनिल। क्लियर यहां तक सभी को। अब कार्बोनिल होगा CO, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिखाएगा कार्बोनिल मेटल के साथ, मेटल में भी ट्रांजिशन मेटल के साथ है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिखाएगा, ना कि एक ये स्ट्रॉन्ग लेविस बेस है। ये स्ट्रॉन्ग लेविस बेस नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ। क्लियर इतना सभी को। उसके बाद हम बात करें कार्बोनिल को, हमने बताया है यहाँ पे न्यूट्रल लीजेंड, कोई चार्ज नहीं देगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो यदि मेटल के साथ बॉन्डिंग करेगा, मेटल के साथ ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन देगा, तो यानी कि यहाँ पे कोई भी मेटल होगी, निकेल है, आयरन होगी, कॉपर है, कोबाल्ट है, जो भी मेटल यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, मोस्टली मेटल का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, यदि सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 इसलिए होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोई भी मेटल है, मान लीजिए इसका हमने ऑक्सीडेशन कैलकुलेट करना है X प्लस N इंटू कितना होगा यहाँ पे, कार्बोनिल एक न्यूट्रल लीजेंड है जिसका ऑक्सीडेशन, जिसका चार्ज होगा यहाँ पे 0 चार्ज देगा, तो यहाँ पे कितना होगा 0, X इज इक्वल टू 0, यानी कि मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो हम कह सकते हैं कार्बोनिल न्यूट्रल लीजेंड है जो किसी भी मेटल के साथ बॉन्डिंग करेगा या फिर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन देगा, और यदि वहां पे सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल लीजेंड प्रेजेंट है तो वहां पे मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। यदि इसके अलावा कोई और लीजेंड प्रेजेंट हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स में, कार्बोनिल लीजेंड भी और भी कोई है, तो वहां पे फिर उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो अलग आ जाएगा, फिर 0 नहीं होगा। यहाँ पे +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, ये हम बाद में कैलकुलेट करके देख लेंगे। जनरली क्या होगा, कार्बोनिल के साथ ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। मेटल कार्बोनिल है, मेटल कार्बोनिल है, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। मेटल कार्बोनिल 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देती है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यानी कि वो हमारी जो नोबल गैस होंगी उनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो नोबल गैस होंगे हमारी उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कैसे होती है, 18 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देगी। क्लियर यहाँ तक सभी को। ठीक है, इसके अलावा ये तो हमने बता दिया कि ये क्या है, लीजेंड है। न्यूट्रल लीजेंड के बारे में हमने बात की है। अब लीजेंड भी 2 टाइप के होते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में लीजेंड हमने 2 टाइप के डिस्कस किए हैं कि एक हमारे पास हो सकते हैं टर्मिनल लीजेंड और सेकंड हो सकते हैं ब्रिजिंग लीजेंड। टर्मिनल यानी कि कार्बोनिल लीजेंड एक ही मेटल के साथ अटैच हो, एक ही मेटल के साथ यदि कार्बोनिल लीजेंड अटैच है तो वो होगी हमारे टर्मिनल लीजेंड। कार्बोनिल कैसा कार्बोनिल हो गया, टर्मिनल लीजेंड होगा। ब्रिजिंग लीजेंड कैसा, यदि कार्बोनिल लीजेंड 2 या 2 से ज्यादा मेटल के साथ अटैच हो,
2 या 2 से ज्यादा यानी कि 2 और मोर देन 2 मेटल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो कार्बोनिल रीजन होगा वो ब्रिजिंग रीजन की तरह बिहेव करेगा। ये थी इसके कुछ बेसिक बातें। अब हम आगे का इसका डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, ऑन द बेसिस ऑफ ए रीजन 2 टाइप की होंगी। फर्स्ट होगा होमोलैप्टिक एंड सेकंड होगा हिट्रोलैप्टिक। होमो रिप्रेजेंट करेगा सेम, होमो मतलब सेम, लैप्टिक यानी कि लीजन। जिस कंपाउंड में सेम लीजन प्रेजेंट हो, सारे के सारे रीजन क्या हो, सेम हो, और उस सेम में भी कौन से हम बात कर रहे हैं, कार्बोनिल की, तो वो होंगे होमोलैप्टिक। ठीक है, होमोलैप्टिक। इसके एग्जांपल की हम बात करें तो निकेल कार्बोनिल 4, FeCO5, COCO8। अच्छा 2 सिंगल मेटल की बात करें हैं, अभी ये नहीं होगा, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास सारे के सारे क्या है, सेम। दूसरी तो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल है, जैसे यहाँ पे निकेल है, यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे कोबाल्ट ले ली हमने। बाकी जो लीजन है वो कितने हैं, सेम। यहाँ पे 4 है तो 4 के 4 कार्बोनिल है, 5 है तो 5 के 5 यहाँ पे कार्बोनिल, और यहाँ पे 8 है तो 8 के 8 क्या है, कार्बोनिल, यानी कि सेम लीजन प्रेजेंट है कंपाउंड में, तो उसे हम कहेंगे होमोलैप्टिक। सेकेंड हमारे पास है हिट्रोलैप्टिक। हिट्रो का मतलब होगा डिफरेंट, हिट्रो यानी कि डिफरेंट, लैप्टिक यानी कि लीजन, डिफरेंट लीजन प्रेजेंट हो। कोई भी कंपाउंड हमारे पास है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, वहां पे हम मेटल कार्बोनिल की बात करें यानी कि कार्बोनिल लीजन है, तो हिट्रो का मतलब क्या होगा, डिफरेंट, सारे के सारे सेम लीजन प्रेजेंट नहीं होंगे, डिफरेंट प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि हमारे पास है CO3 PPH3, ये हमने दे लिया यहाँ पे। ये क्या है, CO कोबाल्ट, ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है। ये क्या है, कार्बोनिल लीजन है यहाँ पे, जिसके 3 मोल्स लिए हुए हैं। अब यहाँ पे क्या है, ट्राइफिनाइल फोस्फिन, ये भी क्या है कि न्यूट्रल लीजन है, कार्बोनिल भी क्या है, न्यूट्रल लीजन है, यानी कि कार्बोनिल अलग है, ट्राइफिनाइल फोस्फिन अलग है। तो यहाँ पे डिफरेंट लीजन हम ले सकते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट लीजन प्रेजेंट है तो वो होगा हिट्रोलैप्टिक, यदि सेम है तो होगा होमोलैप्टिक। तो ये हमने बात की क्लासिफिकेशन ऑन दी बेसिस ऑफ ए लीजन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑन दी बेसिस ऑफ ए नंबर ऑफ मेटल्स, ऑन दी बेसिस ऑफ number of metal atom and structure of metal carbonyls। ठीक है, नंबर ऑफ मेटल एटम एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कार्बोनिल्स के बेसिस पे हम बात करें तो यहाँ पे मेटल कार्बोनिल की क्लासिफिकेशन की बात करें 2 टाइप की होंगी। एक होगा हमारे पास मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल, एंड सेकेंड होगा यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। क्लियर है। जब हमने ऑन दी बेसिस ऑफ लीजन की बात की थी तो वहां पे हमने मेटल कार्बोनिल की क्लासिफिकेशन की थी 2 टाइप की बताई थी, एक होमोलैप्टिक मेटल कार्बोनिल, एक था हिट्रोलैप्टिक मेटल कार्बोनिल। अब हम बात करें ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेटल एटम कि मेटल एटम कितने हो, ठीक है, और साथ में मेटल कार्बोनिल की स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमने 2 टाइप की बताया, एक है मोनोन्यूक्लियर और एक होगा पॉलीन्यूक्लियर। मोनो यानी कि सिंगल, 1, ठीक है, जहां पे एक ही मेटल प्रेजेंट हो, एक से ज्यादा मेटल वहां पे प्रेजेंट ना हो, तो एक ही प्रेजेंट होगी, जैसे कि FeCO5 एक ही मेटल प्रेजेंट है यहाँ पे, तो इसे हम कहेंगे मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल।
नेक्स्ट हमारे पास है पोली, पोली यानी कि एक से ज्यादा, 2 या मोर देन 2 मेटल जहां पे प्रेजेंट होंगे उसे हम कहेंगे पॉली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। क्लियर। अब इसमें इसकी भी 2 कंडीशन है। जो पॉली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल हमने क्या कहा, 2 और मोर देन 2 मेटल्स आर प्रेजेंट। जब 2 या 2 से ज्यादा मेटल यदि प्रेजेंट हो, अब वो 2 मेटल प्रेजेंट होंगी, ठीक है, 2 है 2 से ज्यादा है, वो सेम भी हो सकती है, वो डिफरेंट भी हो सकती है, ये कंडीशन तो हो सकती है, ये तो हमने देख लिया। मोनो में तो हमने बता दिया कि एक ही मेटल प्रेजेंट होगी। अब पॉली में हमने बताया कि 2 या 2 से ज्यादा मेटल वहां पे प्रेजेंट हो सकती हैं, तो वो जो 2 मेटल होंगे या 3 मेटल होंगे, 4 होंगी, जितनी भी होंगी, वो सेम भी हो सकती है, वो डिफरेंट भी हो सकती है। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो, ये अभी 2 टाइप के होंगे पॉली न्यूक्लियर की बात करें हैं। एक होगा होमो न्यूक्लियर और एक होगा हिट्रो न्यूक्लियर। होमो यानी कि सेम, होमो यानी कि सेम, यानी कि यहां पे 2 या 2 से ज्यादा मेटल यदि प्रेजेंट है तो वो सारी सेम होंगी, सेम मेटल प्रेजेंट होंगी। हिट्रो में क्या होंगी, डिफरेंट मेटल प्रेजेंट होंगी। सेम यानी कि एग्जाम्पल देखो, जैसे कि हमने लिया Fe2CO9, Fe3CO12, Ir4CO12, CO2, CO8, ठीक है। ये सारी क्या दिख रही है आपको, सेम मेटल है, सेम मेटल है, बट क्या होंगी, एक से तो ज्यादा ही है, ठीक है। तो एक से ज्यादा होंगी वो होंगी पॉलीन्यूक्लियर, और उसमें भी यदि सेम है तो उसमें होंगी वो होमोन्यूक्लियर। हिट्रो में क्या होंगी, डिफरेंट मेटल प्रेजेंट हो, एक से ज्यादा मेटल तो प्रेजेंट होंगी बट वो क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है तो ये होगी हिट्रोन्यूक्लियर। हिट्रोन्यूक्लियर यानी कि यहाँ पे एक मैग्नीज है और एक क्या है, आयरन, यानी कि 2 मेटल है और दोनों कैसी है, डिफरेंट मेटल यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये होगी हिट्रोन्यूक्लियर। आई होप आप लोगों को समझ आ रहे होगा। अब यहीं पे हम बात करें, एक होगा ब्रिजिंग और एक होगा नॉन ब्रिजिंग, ठीक है। ये हम पॉलीन्यूक्लियर की बात करें हैं, ब्रिजिंग पॉलीन्यूक्लियर और नॉन ब्रिजिंग पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल, ठीक है। ब्रिजिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे मेटल्स के साथ क्या, सॉरी, एक से ज्यादा मेटल तो प्रेजेंट है, साथ में जो लीजेंड प्रेजेंट है वो ब्रिजिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक भी ब्रिजिंग नहीं होगा, सारे के सारे क्या होंगे, टर्मिनल होंगे। इसकी एग्जाम्पल देखो, ब्रिजिंग पॉलीन्यूक्लियर होगा तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी, मैं जो क्लस्टर कंपाउंड थे वहां पे, कि कौन सी मेटल है किस कार्बोनिल के साथ वो ब्रिजिंग का काम कर रहे हैं और किसके साथ वो ब्रिजिंग का काम है नहीं कर रहे। तो ये हमने बताया था Fe2CO9, Fe3CO12, ठीक है। ये हमने बताया था यहाँ पे कि जो ये मेटल होंगी, ठीक है, यहाँ पे एक से ज्यादा है तो ये पॉलीन्यूक्लियर तो हो गया। अब यहाँ पे ब्रिजिंग होगी, नॉन ब्रिजिंग होगी, तो ये हमने लास्ट क्लास में बताया था कि आयरन 2 और आयरन 3 के साथ यदि कॉम्प्लेक्स बन रहा है यहाँ पे तो वो ब्रिजिंग का काम भी करेंगे, साथ में यहाँ पे टर्मिनल भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब नॉन ब्रिजिंग के एग्जाम्पल हम देखें तो इरिडियम 4 CO12, ये कैसे होंगे, हमारे पास है सारे के सारे टर्मिनल लीजेंड होंगे, टर्मिनल कार्बोनिल लीजेंड यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। CO9, यहाँ पे भी क्या होंगे, सारे के सारे टर्मिनल होंगे। 3 में, 2 में तो एक क्या होगा, ब्रिजिंग हो जाएगा, तो क्या होंगे, सारे के सारे टर्मिनल कार्बोनिल होंगे। तो ये सब हमने मेटल कार्बोनिल की क्लासिफिकेशन की बात की है। सबसे पहले हमने बात की है ऑन द बेसिस ऑफ लीजेंड, सेकंड हमने बात की है ऑन द बेसिस ऑफ ए नंबर ऑफ मेटल एटम एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कार्बोनिल्स के बारे में। क्लियर है यहाँ तक सभी को। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल।
मेटल कार्बोनिल में कैसे बॉन्डिंग होगी वो डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले ये होगा हमारे पास मेटल कार्बोनिल, कार्बोनिल डायरेक्टली अटैच होगा ट्रांजिशन मेटल के साथ। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब यहाँ पे मेटल हमने बात करी है कार्बोनिल की सबसे पहले, तो ये हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, यही होगा। बॉन्डिंग कर दिखाएंगे पहले हम। तो यहाँ पे कार्बन के साथ भी इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के साथ भी इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि डोनेट करने के बाद ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। सबसे पहले तो अपने इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली बाइंड करके रखेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। दूसरा यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट पे अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पे कार्बन होगा, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा मेटल को। ठीक है, इतना सही है। अब इनके हम यदि मोलिकुलर ऑर्बिटल की बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन 2s2 2p4 2s2 2p6, यही होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s2 तो है ही इन दोनों में, ये होगी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन और ऑक्सीजन की। कार्बन की होगी 2s2 2p4 और इसकी होगी 2s2 2p6। क्लियर? कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। कार्बन की क्या होगी, ज्यादा होगी। इधर ऑक्सीजन हमारे पास, इधर कार्बन है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, इसकी एनर्जी कम होगी। अब यहां पे देखो, हम बात करें हैं 1s 1s, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। 1s का यहाँ पे क्लियर है। 1s क्या होगा, उसकी बॉन्डिंग भी होगी और एंटी बॉन्डिंग भी, सिग्मा और सिग्मा स्टार। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हम बात करें हैं आगे, तो देखो 2s, ये होगा 2s और ये होगा 2p। ये ऑक्सीजन के है, ऑक्सीजन की एनर्जी कम है तो ये नीचे हो जाएगा। यहाँ पे इसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होगी तो ये थोड़ा ऊपर होगा, ये होगा 2p। अब यहाँ पे देखो, ये जो s और p, s ऑर्बिटल और जो p ऑर्बिटल है, इनके बीच का जो एनर्जी गैप होगा, इनके बीच का जो एनर्जी गैप होगा, लेवल होगा, वो क्या होगा, कम होगा। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो स्मॉल होगा। जो s और p ऑर्बिटल है, इनके बीच का डिफरेंस कम होगा। डिफरेंस कम होने की वजह से यहाँ पे s और p z में क्या होगी, इंटरमिक्सिंग होगी। s और p z होगा, s ऑर्बिटल और p z ऑर्बिटल, इन दोनों की क्या होगी, यहाँ पे इंटरमिक्सिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास होंगे इन दोनों से ही s p z, और यहाँ इन दोनों से क्या होगी, s p z। s और p z में क्या होगी, इन दोनों की मिक्सिंग होगी। इसे हम इग्नोर भी कर सकते हैं, बट ये याद रखना है कि यहाँ पे s p मिक्सिंग होगी। ठीक है, अब यहाँ पे 2s क्या देगा, सिग्मा और सिग्मा स्टार। सिग्मा सिग्मा स्टार, p पाई और पाई स्टार। यहाँ पे देखो क्या बताया हमने, एस पी जेड, इनकी होगी मिक्सिंग। यहाँ पे होगा सिग्मा नॉन बॉन्डिंग और इसका इधर होगा सिग्मा नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, सिग्मा नॉन बॉन्डिंग ये हमारा कार्बन के लिए है और ये किसके लिए होगा, ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन की एनर्जी कम होगी तो ये हमारा नीचे हो जाएगा, इसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होगी तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा हमारा सिग्मा नॉन बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल। क्लियर यहाँ तक? तो ये है इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम कार्बोनिल लीजेंड के लिए। यह है कार्बोनिल लीजेंड के लिए हमारा
मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इनमें इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, तो क्या हो जाएंगे 2 और 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या हो जाएंगे 4 हो गए, 2 और 4। तो ऐसे हम इनमें क्या करते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। तो ये हमने बात की है यहाँ पे मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम की, साथ में मेटल और कार्बोनिल की बॉन्डिंग की। अब यहाँ पे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मेटल कार्बोनिल का है वो है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे मेटल कार्बोनिल का। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट का मतलब क्या है, सबसे पहले यहाँ पे जो प्रोसेस होगी, ठीक है, उसमें सिग्मा डोनेशन भी होगा और पाई बैक बॉन्डिंग भी यहाँ पे होगी, यानी कि दोनों प्रोसेस यहाँ पे होने वाली है। कैसे होंगी वो देखो, ये हमारे पास है मेटल, मेटल का किसके साथ है, कार्बोनिल का। हमने ऐसे दिखाया, पटी ऐसे कहाँ से आया, कार्बोनिल रीजन न्यूट्रल रीजन है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन और कार्बन के पास, यही होगा, ठीक है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन तो अपने देगा नहीं, ठीक है, कार्बन देगा। इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन दिए इस टाइप से, कार्बोनिल रीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए हैं, मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में डाल दिए, मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में डाले और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। अब नेक्स्ट जिसे हम क्या कहेंगे, सिग्मा डोनेशन। अब यहाँ पे मेटल के पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, मेटल के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और ये अपने इलेक्ट्रॉन इनके जो कार्बोनिल हो गए इसके क्या होंगे, पाई स्टार ऑर्बिटल होंगे, इसमें अपने इलेक्ट्रॉन ये डाल देगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इन्हें कहेंगे हम पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा। और ये क्या हो रही है, बैक बॉन्डिंग हो रही है। बैक बॉन्डिंग यानी कि पहले कार्बोनिल ने मेटल को दिए, अब मेटल वापिस से किसको दे रहा है, कार्बोनिल रीजन को दे रहा है। सबसे पहले कार्बोनिल के पास, कार्बन के पास हमारे एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में। अब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई, जैसे ही मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, वो अपने इलेक्ट्रॉन जो इसके ऑर्बिटल में है वो इलेक्ट्रॉन देगा। अब जो कार्बन के पाई स्टार बॉन्ड होंगे, वहां पे पाई स्टार ऑर्बिटल होंगे, वहां पे अपने इलेक्ट्रॉन डालेगा, तो क्या हुई, बैक बॉन्डिंग हुई है। और इस और जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी, पाई बॉन्डिंग होगी, यानी कि यहाँ पे दोनों कंडीशन हो रही है, सिग्मा डोनेशन भी हो रहा है और पाई बॉन्डिंग भी हो रही है। पाई बॉन्डिंग कैसी, बैक बॉन्डिंग, ठीक है। सिग्मा डोनेशन के टाइम पे यहाँ पे क्या क्या चेंज आए, सिग्मा डोनेशन के टाइम पे कार्बोनिल ने अपने लोन पेयर मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में डाले, तो कार्बोनिल पे क्या होगा, ये हमारे पास है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए। अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया तो पीछे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि उसने अपने लोन पेयर क्या कर दिया, डोनेट कर दिए। यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा रीजन पे। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इंक्रीज हो गई, ये तो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी मेटल की इंक्रीज हुई है, और जो कार्बोनिल होगा वहां पे क्या हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि वहां पे थोड़ी सी क्या हुई है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आई है। क्या हुई है, थोड़ी सी यहाँ पे क्या हुई है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। अब मेटल के जो ऑर्बिटल होंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन है, वो अपने इलेक्ट्रॉन इसके जो पाई स्टार ऑर्बिटल होंगे वो इसमें डाल देगा। ये कैसी हुई है, बैक बॉन्डिंग, यानी कि वापस से इसने किसको दिया है, कार्बोनिल को, तो ये हुई है पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, बैक बॉन्डिंग यहाँ पे हुई है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पे ज्यादा हो गई थी, अब ये बैक बॉन्डिंग करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन वापस से डोनेट करेगा कार्बोनिल रीजन को, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है वो वापस से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और कार्बोनिल पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी दिखाई थी वो वापस से क्या हो जाएगी, हमारी डेफिशिएंसी क्या हो जाएगी, फिर से कम हो जाएगी यहाँ पे। तो इसने क्या किया, इसको वापस से इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी कि दोनों प्रोसेस यहाँ पे साथ में होंगे, सिग्मा डोनेशन भी होगा यहाँ पे और पाई बैक बॉन्डिंग भी होंगी। क्लियर है, समझ आया होगा। तो सिग्मा डोनेशन में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पे इंक्रीज हुई और कार्बोनिल में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हमें देखने को मिली। पाई बॉन्डिंग के टाइप में क्या हुआ, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग दिखाई हमने, पाई बॉन्डिंग में वापस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो मेटल पे इंक्रीज हुई थी वो डिक्रीज हो गई, और कार्बोनिल की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आई थी वहां पे वो भी क्या हो गई, वहां पे कम हो गई। क्लियर है यहाँ पे सभी को। तो
तो ये हमारा था सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें कि यहाँ पे मेटल, अच्छा इसके बाद क्या होगा, जैसे इसने पाई बॉन्ड यहाँ पे दिया बनाया यहाँ पे, तो ये होगा इस टाइप से, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा क्योंकि इसने यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन इसके पाई स्टार में दे दिए, यानी कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इसके इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो ये होगा हमारे पास। अब यहाँ पे पहले हमारे पास था ये सिग्मा बॉन्डिंग थी, ठीक है। अब यहाँ पे ये है सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे कौन से बॉन्ड की ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारे इसकी ज्यादा होगी। स्टार्टिंग की बात करें हम सिग्मा डोनेशन के टाइम की, तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। बट यहाँ पे जैसे ही बैक बॉन्डिंग हुई, तो हमें तो बात करनी है बैक बॉन्डिंग के बाद की, आफ्टर बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग के बाद यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन। तो यहाँ पे पहले सिंगल था, तो यहाँ पे क्या हुई, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई। तो मेटल और कार्बन के बीच में तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई, बॉन्ड क्या हो जाएगा, मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। कार्बोनिल यहाँ पे क्या था, पहले ट्रिपल बॉन्ड था, अब क्या हुआ यहाँ पे डबल बॉन्ड, यानी कि पहले के कंपैरिजन में अब यहाँ पे बॉन्ड क्या हुआ है, वीक हुआ है, बॉन्ड बिकम वीकर। बॉन्ड वीक होगा तो यहाँ पे क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी। डिक्रीज क्यों ही, क्योंकि इसने यहाँ पे इसके जो पाई स्टार ऑर्बिटल होंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये बॉन्ड वीक हुआ है। क्लियर है, ये बॉन्ड क्या हुआ है, वीक हुआ है। तो ये हमने बात की बॉन्ड स्ट्रेंथ की। क्लियर है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट देखो, अब इसके कुछ एविडेंस देखेंगे कि ये वाला इफेक्ट है भी या नहीं है। इसका इफेक्ट, ये जो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होगा ये प्रेजेंट है नहीं है, इसकी क्या एविडेंस है, वो एविडेंस हम दिखाएंगे अब। तो एविडेंस देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम बात क्या करते हैं, देखो हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं, इसके पीवाईक्यू भी हमने लगाई देख लेते। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम मेनली स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, जो हमारे फंक्शनल ग्रुप होंगे उनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखेंगे, सबसे पहले देखो न्यू बार इज इक्वल टू 1/2 पाई सी √k अपॉन म्यू, और म्यू क्या होगा यहाँ पे m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, यही होगा। k यहाँ पे होगा फोर्स कांस्टेंट, k यहाँ पे है फोर्स कांस्टेंट, म्यू होगा रिड्यूस मास, और c होगी लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, c होगी स्पीड ऑफ लाइट, और न्यू हमारी है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी यहां पे देखो, अब ये जो न्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा √k के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा √न्यू के। तो ये हमारा क्या बताया, फोर्स कांस्टेंट। यदि फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि रिड्यूस मास इंक्रीज हुआ तो फ्रीक्वेंसी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर यहां तक। यदि फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज हुआ तो हमारी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, यदि रिड्यूस मास इंक्रीज हुआ तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पे हमने अभी देखा था टॉपिक मेटल और कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड, ये बात की थी। मेटल और कार्बन की हम बात करें तो यहाँ पे क्या आया था, जब हमने बैक बॉन्डिंग करवाई थी, यहाँ पे मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई थी। आफ्टर बैक बॉन्डिंग की बात करें, पहले की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ पहले के कंपैरिजन में क्या हुआ,
डिक्रीज होगी, क्योंकि सिंगल और डबल बॉन्ड में से किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, सिंगल वाले की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, तो अब डबल की फॉर्मेशन हुई है, तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे डिक्रीज हुई। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हुई तो बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे इंक्रीज होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, क्योंकि सिंगल वाले की जितनी ज्यादा, देखो बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी ही स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, उतनी ही स्ट्रेंथ कम होगी, वो इजीली ब्रेक हो जाता है। तभी डबल बॉन्ड होगा तो वहां पे बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम हो जाएगी, और एक ऊपर से डबल बॉन्ड हो गए तो वहां पे थोड़ी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे इंक्रीज होगी। और हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा। अब हमें बात करनी है फ्रीक्वेंसी की, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, तो स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, स्ट्रेंथ इंक्रीज तो स्ट्रेचिंग हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी हमारी यहाँ पे इंक्रीज होगी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इंक्रीज होगी। अब हम बात करेंगे कार्बन और ऑक्सीजन वाले बॉन्ड के बारे में, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले ट्रिपल बॉन्ड था, आफ्टर बैक बॉन्डिंग डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था, बॉन्ड लेंथ कम थी, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई तो बॉन्ड लेंथ पहले के कंपैरिजन में क्या होगी, इंक्रीज हुई। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुई तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ फोर्स कांस्टेंट होगा, वो डिक्रीज हुआ तो क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो जाएगी, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे और मेनली हमें जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखनी है, यदि हम बात करेंगे इन दोनों बॉन्ड में से किसी एक बॉन्ड की हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे, उसी के बेस पे हम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बताएंगे, तो वो हम कार्बोनिल की बात करेंगे, सी और ओ, कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होगा उस पे, यानी कि और एक बैक बॉन्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बात की है, मेनली हम इस पे बात कर लेंगे, बाकी आप देखेंगे मेटल के चार्ज पे भी डिपेंड होगी, लीजेंड पे भी डिपेंड होंगी, वो हम फैक्टर के बारे में बात करेंगे। तो ये हमने एविडेंस के बारे में बात की है यहाँ पे कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जब फंक्शनल ग्रुप होगी उनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और ये उसका फॉर्मूला होगा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का, जो होगा 1/2 पाई से √k/μ, के होगा फोर्स कांस्टेंट, यदि फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो म्यू हमारा इंक्रीज होगा, और ये हमारा इंक्रीज हुआ तो क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, इसी के बेस पे हमने सारी बातें की यहाँ पे। अब यहाँ पे ये तो हमने बात की है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, अब इसके कुछ फैक्टर होंगे, ठीक है, कि यहाँ पे हम जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे वो कब इंक्रीज होगी, कब डिक्रीज होगी, किस कॉम्प्लेक्स में ज्यादा होगी, किस में कम होगी, तो इसके कुछ फैक्टर होंगे, उन फैक्टर्स की यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज ऑन मेटल की, मेटल पे क्या चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। तो फर्स्ट फैक्टर होगा यहाँ पे चार्ज ऑन मेटल, चार्ज ऑन ए मेटल, मेटल पे चार्ज कैसा होगा, देखो आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ये हमने 3 फैक्टर बताए अभी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ के, बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यदि बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स कांस्टेंट के, फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज यानी कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। और बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और ये इनवर्सली, बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड लेंथ की। ये तो वो फैक्टर है जो इसे अफेक्ट कर रहे हैं आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को। अब यहाँ पे हमने बात करें यदि मेटल कार्बोनिल की बात करें, इसने बॉन्ड यहाँ पे दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, हमें पता है पॉजिटिव चार्ज कब रिमूव होगा, जब वापस से बैक बॉन्डिंग होगी, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके पाई स्टार में डालेगा। तो यहाँ पे हमने बात की थी ये वाला जो बॉन्ड है मेटल और कार्बन का, जो ये बॉन्ड है मेटल और कार्बन का बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी यहाँ पे, या फिर कहें
यदि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहाँ पे होगा, जितना ज्यादा मेटल और कार्बन के बीच में जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतनी ही ज्यादा क्या होगी यहाँ पे स्टेबिलिटी होगी। यदि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मेटल और कार्बन का जितना ज्यादा अच्छा बॉन्ड होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, उतनी ही स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक सभी को। और बैक बॉन्डिंग हमने बताई थी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड के। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मेटल कार्बन और दूसरी हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड की। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड। मेटल कार्बन बॉन्ड के स्ट्रेंथ की बात करेंगे यहाँ पे। तो देखो मेटल हमारे पास न्यूट्रल हो सकती है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, ये कंडीशन हो सकती है। मान लीजिए मेटल हमारे पास है नेगेटिव, यानी कि मेटल पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी मेटल पे। और मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज का मतलब क्या है, मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने का मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रेजेंट है। ये क्या करेगा, इसके पास है बैक बॉन्डिंग करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। अब यहाँ पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज होगी। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डिक्रीज हुई है, बॉन्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रेंथ की हम बात करें तो मेटल जो नेगेटिव चार्ज होगी उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, फिर न्यूट्रल वाले की, फिर होगी पॉजिटिव वाले की। क्या पता है, हमने मेटल पे नेगेटिव चार्ज है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ तो स्ट्रॉन्ग हुई है, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। मान लीजिए यहाँ पे मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है, यदि मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ही कम है, तो ये बैक बॉन्डिंग कैसे करेगा, बैक बॉन्डिंग के चार्ज थोड़े कम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग के चार्ज थोड़े से कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज रहेगी, कम रहेगी उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी तो इंक्रीज होगी। बात करें हम स्ट्रेंथ की तो ये याद रखना, स्ट्रेंथ नेगेटिव है यदि मेटल पे तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, पॉजिटिव वाले की कम हो जाएगी, न्यूट्रल वाले की तो उनके बीच की रहेगी। क्लियर है। तो ये हमने स्ट्रेंथ की बात की है। और कार्बन और ऑक्सीजन इसका क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए ये हमारे पास है, अब इसके पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज हुई, इधर क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब पाई बॉन्ड की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी तो यहाँ पे देखो ये वाला बॉन्ड क्या हुआ, ये हम कार्बन ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, ये हुआ। क्लियर। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ इसकी क्या हुई है, कम हुई है। यदि मेटल पे नेगेटिव चार्ज है तो स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। और यदि पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए यहाँ पे मेटल पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बैक बॉन्डिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी अच्छे से, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन ना होगी, ट्रिपल की ही रहेगी। तो इसकी वजह से इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो हम बात कर रहे थे स्ट्रेंथ ऑफ मेटल कार्बन की, तो वहाँ पे ये था ऑर्डर, स्ट्रेंथ की बात करें हम, ठीक है, ना कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की, यह है स्ट्रेंथ। और हम बात करें कार्बन ऑक्सीजन की, तो कार्बन ऑक्सीजन का ऑर्डर रहने वाला है ये है कार्बन ऑक्सीजन का स्ट्रेंथ, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इसके ऑपोजिट हो जाएगी। क्लियर है। ये हमारे पास था मेटल है, मेटल पॉजिटिव है, मेटल नेगेटिव है। मान लीजिए मेटल क्या है, पॉजिटिव, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, यानी कि कैटायनिक मेटल हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। अब हम बात करें जेड इफेक्टिव की, जेड इफेक्टिव यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव यहाँ पे इंक्रीज होगा। अब जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ तो जेड इफेक्टिव साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, साइज यहाँ पे डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज हो, पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिबिलिटी डिक्रीज होगी। और पोलराइजिबिलिटी डिक्रीज हुई
तो डोनर एबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। डोनर एबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा, तो ये तो हमने बात की थी स्ट्रेंथ की, जो मेटल कैटायन है, एनायन है, न्यूट्रल है, ये तो स्ट्रेंथ की बात की थी, ये ऑर्डर था स्ट्रेंथ के लिए। अब हम बात करें यहाँ पे डोनर एबिलिटी के लिए कि डोनर एबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, जब मेटल पे नेगेटिव चार्ज होगा या फिर मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होगा। यदि मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है, जेड इफेक्टिव इसका क्या होगा, इंक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ, साइज क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। साइज डिक्रीज हुआ, पोलराइजेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, डोनर एबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे नहीं समझ आती है, देखो ये मान लीजिए एक तो मेटल का है ये साइज और एक मेटल का है ये साइज, ठीक है। अब इन दोनों में से देखो, इसका साइज स्मॉल है, यहाँ पे एक हम बात करते हैं जब इलेक्ट्रॉन की, तो मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, हम उसे बाहर करना होता है, वो इजीली बाहर जाएगा, यहाँ से बाहर जाएगा, ये वाला बाहर जाता है आराम से, ठीक है। तो क्या होगी, डोनर एबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, जिसका साइज बड़ा होगा। किसकी कम होगी, जिसका साइज छोटा होगा। यही होगा हमारे पास। तो साइज यहाँ पे कम हो गया तो डोनर एबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब हम बात करेंगे फोस्फीन की। फोस्फोरस के साथ हमारे पास लगे हैं Pr3 है, PAr3, POR3 है और PX3 है। ये हमारे पास फोस्फोरस के 4 रीजन हमने लिए हैं। एक के फोस्फोरस के साथ क्या है, एल्काइल। आर हमारे पास है एल्काइल, आर होगा यहाँ पे एल्काइल ग्रुप। ये हमारे पास एराइल है, ये क्या होगा, एल्कोक्साइड होगा। और ये क्या होगा, यहाँ पे हेलाइड ग्रुप लगे हुए हैं फोस्फोरस के साथ। तो यदि में हम बात करें डोनर एबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, तो डोनर एबिलिटी सबसे ज्यादा एल्काइल की, देन एराइल की, एल्कोक्साइड और हेलाइड की। ये होगा इनका डोनर एबिलिटी ऑर्डर। और डोनर भी कौन सा, सिग्मा डोनर एबिलिटी। ये है ऑर्डर किसका, सिग्मा डोनर एबिलिटी। यदि हम बात करेंगे पाई एक्सेप्टर एबिलिटी की, पाई एक्सेप्टर एबिलिटी की, तो इसका रिवर्स हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है। ये हमने बात की है डोनर एबिलिटी की, सिग्मा डोनर एबिलिटी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक होगा यहाँ पे, ये तो हमारे पास था फर्स्ट फैक्टर चार्ज ऑन मेटल। सेकंड फैक्टर होगा हमारे पास है नंबर ऑफ कार्बोनिल लीजन, कि कार्बोनिल लीजन के नंबर का क्या इफेक्ट रहने वाला है यहाँ पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे। देखो मान लीजिए नंबर ऑफ कार्बोनिल लीजन इंक्रीज हुए, यदि नंबर ऑफ कार्बोनिल लीजन इंक्रीज हुए, एग्जांपल ले लेते हैं पहले ही, निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम 4, 5 और 6। देखो यदि हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बोनिल लीजन इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ कार्बोनिल लीजन इंक्रीज हुए, ठीक है। अब यहाँ पे मेटल है, चलो हमने इसको छोड़ो, मेटल है, मेटल के साथ क्या है, कार्बोनिल। अब यहाँ पे क्या हो रहे हैं, कार्बोनिल लीजन इंक्रीज होंगे। जैसे जैसे कार्बोनिल लीजन यहाँ पे इंक्रीज होंगे तो क्या करेंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। पहला तो कार्बोनिल ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ पे कार्बोनिल लीजेंड होंगे, न्यूट्रल होंगे, इनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, तो हर कार्बोनिल के पास लोन पेयर होगा, हर कार्बोनिल अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। मेटल पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। मेटल पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी कि मेटल पे नेगेटिव चार्ज आया, यानी कि नेगेटिव फॉर्मल चार्ज ऑन मेटल, नेगेटिव फॉर्मल चार्ज ऑन मेटल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अब नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुई तो यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग होगी, बैक बॉन्डिंग क्या होगी, वो भी तो इंक्रीज होगी। कैसे होगी, देखो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि मेटल है, मेटल तो होगी ही, कार्बोनिल लीजन को हम इंक्रीज कर रहे हैं, कार्बोनिल लीजन इंक्रीज करते जाएंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए 3 है, एक और ऐड कर दिया यहाँ पे हमने, क्या हुआ, एक और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक पेयर और जाएगा इधर। तो ये मेटल पे क्या हुई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई। मेटल पे आया नेगेटिव चार्ज भर भर के, अब मेटल पे नेगेटिव चार्ज आया तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने पे वापस से इन्हें इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा,
कार्बोनिल के ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि वहां पे बैक बॉन्डिंग होगी और बैक बॉन्डिंग भी अच्छे से होगी क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो बैक बॉन्डिंग भी अच्छे से करवा देगा, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग भी इंक्रीज होगी। अगर बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हुई तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये हमने बताया था कि बैक बॉन्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड की, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यदि हम टॉप टू बॉटम जाएंगे और वहां पे हमें दिख रहे हैं नंबर ऑफ कार्बोनिल लीजन इंक्रीज हो रहे हैं, तो वहां पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। तो ये हमने बात की है नंबर ऑफ कार्बोनिल लीजन के। यदि डाटा की बात करें कि इनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होगी, तो निकेल की हो जाएगी हमारे पास 20, 50, थोड़ी कम होगी 48 के राउंड होगी, और इसकी हो जाएगी 2000 के आसपास लगा लीजिए, इसकी हो जाएगी 1980। एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, बट आप इसको मान के चलिए ये होगी। याद करने की नीड नहीं है, बस ऐसे समझाने के लिए बताया है कि यदि हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी हमारी डिक्रीज हो रही है। ये फ्रीक्वेंसी होगी सेंटीमीटर इनवर्स में, ये जो वैल्यू गिवन है ये होंगी सेंटीमीटर इनवर्स में। क्लियर यहां तक सभी को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट होगा यहां पे बॉन्डिंग मोड्स ऑफ कार्बोनिल। जो हमारा कार्बोनिल लीजन है इसके बॉन्डिंग मोड की बात करेंगे। बॉन्डिंग मोड यानी कि हम आईआर की बात करें, आईआर में हम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या होने वाला, कार्बोनिल लीजन की बात करें हैं, तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मान लीजिए जो कार्बोनिल है ये फ्री कार्बोनिल है, ठीक है, इसके साथ कुछ नहीं लगा, फ्री कार्बोनिल प्रेजेंट है। एक हो सकता है हमारे पास है इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए हो, इसने क्या कर दिया हो, इलेक्ट्रॉन डोनेट क्या हो, मेटल के साथ। एक हमारे पास हो सकता है टर्मिनल लीजन की तरह काम करता हो, क्या करता हो, टर्मिनल लीजन की तरह, यानी कि एक ही मेटल के साथ बॉन्डिंग कर रखी हो। एक हो सकता है यहाँ पे सिमेट्रिक μ2CO, इसका मतलब है कि यहाँ पे ब्रीजिंग लीजन की तरह काम करेगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, ब्रीजिंग लीजन की तरह काम करेगा। तो इनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाली है वो देखो। ये हमने बताया कि मान लीजिए कार्बोनिल है, फ्री कार्बोनिल प्रेजेंट है यहाँ पे, एक कार्बन पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। दूसरा यहाँ पे टर्मिनल लीजन हो, थर्ड यहाँ पे क्या होगा, ब्रिजिंग लीजन की तरह काम करता हो, और ये क्या होगा, ये भी ब्रिजिंग लीजन होगा। क्लियर। अब इसकी वैल्यू की बात करें, सेंटीमीटर इनवर्स में होंगे सारे की सारी वैल्यू। फ्री कार्बोनिल होगा उसकी वैल्यू होगी 2150 के अप्रोक्स, CO प्लस की 2180, इसका हो जाएगा 2100 से 1850, 1850 से 1750 और 1750 से 600 सेंटीमीटर इनवर्स। ये है इनकी वैल्यू, बॉन्डिंग मोड ऑफ ए कार्बोनिल। तो याद रखना, यदि कोई स्ट्रक्चर आपको गिवन हो, कोई भी कंपाउंड है, मान लीजिए आपको कोई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड गिवन है, फिर कहीं क्लस्टर कंपाउंड गिवन है, और यदि वहां पे क्लस्टर कंपाउंड गिवन है, ठीक है, देखो एक बार देख भी लो। जैसे कि हम बात करें Fe2CO9, ये है हमारे पास क्लस्टर कंपाउंड है, FeCO, ये तो हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। 3 कार्बोनिल लीजन होंगे जो ब्रिजिंग की तरह एक्ट करेंगे, और 6 होंगे जो टर्मिनल की तरह बिहेव करेंगे। अब यहाँ पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमसे पूछ ली जाए, इनकी वैल्यू पूछ ली जाए कि किसकी ज्यादा किसकी कम होगी, तो ये जो टर्मिनल वाले हैं, जो टर्मिनल वाले कार्बोनिल लीजन लगे हुए हैं यहाँ पे, इनकी जो वैल्यू होगी तो वो इनके अप्रोक्स होगी 2100 से 1850 के बीच में, और ये होंगे हमारे पास से लीजन कौन से, ब्रिजिंग वाले। ब्रिजिंग वाले लीजन है, 2 मेटल के साथ है, तो यहाँ पे μ2 किसको रिप्रेजेंट करे, 2 मेटल के साथ है, किसके साथ होगा, 3 मेटल के साथ। 2 मेटल के साथ है तो ये वाली स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इनकी वैल्यू होगी। तो इस टाइप के यदि स्ट्रक्चर गिवन हो, वहां पे हमसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए 2 टाइप के हमारे पास मोलिक्यूल हैं, एक में हमारे पास ब्रिजिंग लीजन बन रहे हैं, एक में और साथ में टर्मिनल तो है ही, एक में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल है, हमसे पूछ ले किसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी टर्मिनल वाले की। इनकी जो हमारे पास ब्रिजिंग होगी तो ब्रिजिंग इनसे टर्मिनल वाले से कम होंगी। यदि 2 मेटल के साथ बॉन्ड वो है, ब्रिजिंग है, 2 मेटल के साथ बॉन्डिंग है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी
3 वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। तो यह है बॉन्डिंग मोड ऑफ ए कार्बोनिल रीजन। क्लियर यहाँ तक सभी को। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में ही नंबर ऑफ IR बैंड्स, कि IR बैंड इंफ्रारेड बैंड्स कितने होंगे। नंबर ऑफ IR बैंड, IR बैंड किसकी बात करें हम, यहाँ पे कंपाउंड्स की बात करेंगे। यहाँ पे जो IR बैंड चेक करेंगे वो हम किस में चेक करेंगे, वो हम कंपाउंड्स में चेक करेंगे। कौन कौन से कंपाउंड में चेक करेंगे, वो कंपाउंड होगा, एक तो होगा ऑक्टाहेड्रल, सेकंड होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड थर्ड होगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्स एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इन तीनों कॉम्प्लेक्स में हम देखेंगे IR बैंड, कितने IR बैंड प्रेजेंट होंगे वो हमें चेक करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल की। ऑक्टाहेड्रल यानी कि MCO6, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा ऑक्टाहेड्रल में 6, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे 4। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल MCO6, यानी कि यहाँ पे कार्बोनिल क्या होंगे 6 हैं, सारे के सारे सेम रीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, एक भी डिफरेंट यहाँ पे प्रेजेंट है नहीं है। ऑक्टाहेड्रल इसकी स्ट्रक्चर होगी। और हम बात करें नंबर ऑफ IR बैंड्स, नंबर ऑफ IR बैंड्स होंगे यहाँ पे 1 होगा और इसकी स्ट्रक्चर होगी कुछ इस टाइप की। और यहां से आप पॉइंट ग्रुप भी देख सकते हैं, यदि आपको पॉइंट ग्रुप देखना हो तो यहाँ तो ऑक्टाहेड्रल ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, मान लीजिए हमने एक लीजन ले लिया यहाँ पे, ये तो 5 है, एक ले लिया L, तो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, अब यहाँ पे MLCO CO CO, यहाँ पे क्या हुआ, एक डिफरेंट हुआ, डिफरेंट हुई तो ये कैसा होगा, मोनो कैप्ड होगा यहाँ पे। ठीक है, एक ही लीजन क्या हो यहाँ पे डिफरेंट है। और इसके नंबर ऑफ IR बैंड्स होंगे 3, नंबर ऑफ IR बैंड्स होंगे 3 और स्टार कर लेना। यदि इसमें थोड़ा बहुत चेंज आपको दिखे तो कब वो क्या हो जाएगी, तब उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। इन जनरल क्या रहेगी, 3 रहेगी। तो हमने मोनो की बात की है। नेक्स्ट मान लीजिए MCO4L2, ये है, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सिस और ट्रांस, 2 फॉर्म दिख रही होंगी, सेम साइड प्रेजेंट है और ये क्या होंगे, डिफरेंट साइड प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे ये, सिस और ट्रांस। तो ये होगा हमारा सिस फॉर्म होगी इसकी, ये होगी इसकी ट्रांस फॉर्म। और इसकी हमसे पूछे कि इसका नंबर ऑफ IR बैंड क्या होगा, तो सिस का तो होने वाला है। अच्छा, इसका IR बैंड देखो, ये जो IR बैंड है ये आपको याद करने होंगे, इनको कैलकुलेट नहीं कर रहे हम, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, याद रखने कि इसके IR बैंड कितने होंगे। स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने ऑक्टाहेड्रल का 1 है, मोनो का क्या होगा 3 होगा, ट्रांस का फिर से 1 होगा और सिस का यहाँ पे 4 होगा, सिस का होगा 4 स्टार कर लेना। यहाँ पे भी कुछ यदि चेंज होंगे तो एक कम हो जाएगा, जहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज होगा स्टार वाले में तो वहाँ से एक कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, ट्रांस वाले का नंबर ऑफ IR बैंड 1 होगा और सिस वाले का क्या होंगे 4 होंगे। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट हमारे पास है MCO3L3। ठीक है, अब इसकी 2 कंडीशन हो सकती है, एक फेशियल एक मेरिडियनल। फेशियल में क्या होगा, फेक में क्या होगा, MLLL CO CO CO। मर में क्या होगा, LL CO L CO CO, इस टाइप से होंगे। क्लियर, फेशियल और मेरिडोनियल। अब यहाँ पे नंबर ऑफ IR बैंड की बात करें तो होगा 2 और यहाँ पे नंबर ऑफ IR बैंड होंगे 3, यहाँ पे होंगे 2। तो ये हमने बात की है नंबर ऑफ IR बैंड की। एक बार आप फिर से देख लो, ऑक्टाहेड्रल है, मोनोकैप वाले हैं, ट्रांस, सिस, फेक और मर। ऑक्टाहेड्रल का 1, मोनो का 3, ट्रांस का 1, सिस का 4, 2 और
3। इन पे स्टार मार्क कर लेना। जहाँ पे स्टार है वहाँ पे आपको यदि स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलेगा तो वहाँ पे नंबर ऑफ IR बैंड एक कम हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक कि हमने ऑक्टाहेड्रल की बात की है। अब हम बात करेंगे ट्राइगोनल बाईपिरामिडल की। तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 5। स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप से, यही होगा ट्राइगोनल बाईपिरामिडल का, यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई मेटल होगी, ये लीजेंड होंगे, तो हमने ले लिए सारे के सारे कार्बोनिल। तो ये हमारे पास है MCO5। अब मान लीजिए MCO4L है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा MCO CO CO L और CO। या फिर सेकंड कंडीशन ये हो सकती है, देखो यहाँ पे क्या है, ये तो होंगे हमारे पास इक्विटोरियल वाले, इक्विटोरियल बॉन्ड है, और ये होंगे हमारे पास एक्सियल। अब एक बार तो हमने रीजन को कहाँ पे रखा है, एक्सियल पे, और अब हम रखेंगे इक्विटोरियल पे। ये हमने इक्विटोरियल पे रख दिया। ठीक है, तो ये होगा ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। एक बार यहाँ पे हमने एक्सियल पे रखा है, एक बार हमने रखा है इक्विटोरियल पे। नंबर ऑफ IR बैंड की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ IR बैंड होंगे 2, यहाँ पे होंगे 3 और यहाँ पे होंगे 4। ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट, हमारे पास हो सकता है MCO3L2। तो इसकी स्ट्रक्चर हो सकती है, दो कंडीशन है, एक बार तो हो जाए एक्सियल और एक्सियल पे, और एक बार हो जाए एक्सियल और इक्विटोरियल पे। एक्सियल और एक्सियल पे होंगे तो ये होंगे स्ट्रक्चर इस टाइप से, और एक्सियल और इक्विटोरियल पे ये हो जाएंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ IR बैंड की हम बात करें यहाँ पे, तो नंबर ऑफ IR बैंड होंगे यहाँ पे कितने हैं, 2 3 4, और यहाँ पे होगा 1 और 3, 1 और 3। ठीक है, 2 3 4 1 एंड 3। अब हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल की। टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का यही होता है। MCO4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। तो यहाँ पे मान लीजिए मेटल है, ये हमारे पास चारों के चारों रीजन सेम होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ IR बैंड। सबसे पहले स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, नंबर ऑफ IR बैंड होगा 1। अब मान लीजिए MCO3L, ये L होगा, CO CO और CO। पिरामिडल टाइप की स्ट्रक्चर होगी इसकी, कुछ डिस्टॉर्टेड भी कह सकते हैं, पिरामिडल भी स्ट्रक्चर हो सकती है, और इसके नंबर ऑफ IR बैंड होंगे 2 और यहाँ पे होगा 1। क्लियर है, तो ये हमने बात की है नंबर ऑफ IR बैंड्स की। तो यहाँ पे हमने ये एविडेंस, ये सारे के सारे हमने एविडेंस भी देखे हैं। जो हम सिनर्जिस्टिक इफेक्ट की बात की थी तो वहाँ पे हमने देखा था कि इसकी कुछ एविडेंस है क्या कि ये इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। तो ये कुछ इफेक्ट देखे थे हमने। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की थी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने सबसे पहले इसके फैक्टर की बात की है। पहले तो हमने कुछ इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी है कि उसका फॉर्मूला क्या होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसका क्या काम है। उसके बाद हमने फैक्टर देखे, फैक्टर में हमने सबसे पहले चार्ज ऑन मेटल देखा, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बोनिल लीजेंड्स के बारे में बात की है, उसके बाद बॉन्डिंग मोड की बात की थी कि यहाँ पे बॉन्डिंग मोड क्या होगा। देन हमने यहाँ पे नंबर ऑफ IR बैंड्स की बात की है। तो ये हमारे मेटल कार्बोनिल्स की बात थी। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस के बारे में, मेटल कार्बोनिल की रिएक्शन क्या होंगी। यदि हो सकता है तो कल की क्लास में हम मैकेनिज्म भी देख लेंगे, रिएक्शन देखेंगे, साथ में मैकेनिज्म भी हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।